हेलो बच्चों, तो मैं रज़ी अख्तर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर। बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दो पार्ट्स होते हैं, आप जानते हो, एक को कहते हो केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरे को आयनिक इक्विलिब्रियम। तो विल स्टार्ट विथ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा, तो आप इंटरेस्ट लेना इसमें। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? तो कहा गया कि इट इज द स्टेट ऑफ प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम, है ना, रिमेन सेम विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप इनको फिक्स कर देते हो तो ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इक्विलिब्रियम को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक को आप कहते हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसका एग्जांपल यह है कि बुक को टेबल पे डाल दो तो देखो ऑल साइड से इक्वल फोर्स लगेंगे, या एक लैडर ले लो और इसमें इक्वल फोर्स लगाओ इधर से F1 F2 और F1 इक्वल टू F2 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। इसको आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें देखो मान लो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, तो ये, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, इनकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होगी नहीं, तो आप इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, लेकिन जितना अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है एट दैट टाइम उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आके कन्वर्ट हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी समझ लो, मान लो ये एक कंटेनर है और इसमें आपने दो पाइप लगा दिया, एक इनलेट एक आउटलेट, जितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें इंप्लीमेंट करोगे उतना ही अगर बाहर होगा तो इसमें जो भी लेवल ऑफ वाटर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि इस कंटेनर में वाटर इंट्रोड्यूस हो रहा है और आउटलेट में से बाहर भी जा रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे कि ये वाटर इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि इनके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन प्रोसेस तो चल रहा है ना भाई, आ रहा है और पानी जा भी रहा है, तो इसे आप कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। गेटिंग इट नॉट? तो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो भी सब्सटेंस लोगे वो अपनी जगह पे फिक्स होगा, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों चलेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना। अब आइए फिजिकल इक्विलिब्रियम, जैसे कि आप जानते हो जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होगा। पहला आपके पास है सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है? आइस क्या होता है बच्चों? सॉलिड फॉर्म में नहीं, ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज लिक्विड फॉर्म में, और उसी टाइम जितना वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होकर आइस में चेंज हो जाएगा नहीं। तो ये कहां पे होगा? ये आपके फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा। तो आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पे आ गया। लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम, जैसे वाटर आपके पास क्या है? लिक्विड, और ये वेपर है, तो इनके बीच भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन ये कब करेंगे भाई? उसके बाद देखिए सॉलिड एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, जैसे कोई भी सॉल्ट ले लो, Na सॉल्ट, उसको डिसॉल्व कर दो, या कोई भी सॉल्ट जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो उनको डिसॉल्व करोगे, तो इसमें भी सॉल्ट जो कि अंदर सॉल्यूशन में घुल गया है वो एक्वस हो जाएगा, और जो डिसॉल्व नहीं हुआ है वो सॉलिड होगा। इनके बीच भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? फिर देखिए गैस एंड सॉल्यूशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैसेस फॉर्म में लीजिए और उसको सॉल्यूशन में पानी में घुला दीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक में होता है भाई, तो ये कहलाएगा गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आपके पास है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनको वेपोराइज करेंगे तो ये गैस फॉर्म में चेंज होगा, और अगर आपने इनका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो रेट ऑफ जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस है, जिसको आप क्या कहते हो बच्चे? सब्लिमेशन और प्रेसिपिटेशन, दोनों बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया।
बिटवीन आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन गैस के। अब आइए, जो आप रिएक्शंस देखते हो बच्चों, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये एक्चुअली में दो टाइप्स के होते हैं। एक को आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो, दूसरे को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन? तो वैसा केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो, मतलब रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिले, जैसे ये आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिले और वापस प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट भी मिले, हम उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच reactant gives product and product gives back to the reactant is called reversible reaction। तो ये आपके पास है रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट से क्या मिला? प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट से वापस क्या मिला आपको? रिएक्टेंट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिले लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आए। तो दोज chemical reaction in which reactant gives product but product does not give back to the reactant is called irreversible reaction। ठीक है? For your kind information, जब भी आप reversible reaction कराएंगे, जिस कंटेनर में रिएक्शन कराओगे that container must be closed। तो आप ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में कराएंगे बच्चों, और ये जो कराएंगे वो आप ओपन कंटेनर में रिएक्शन कराएंगे। नहीं, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन मोस्टली रिएक्शन आप ओपन कंटेनर में कराते हो और ये कराएंगे आप क्लोज कंटेनर में। गेटिंग इट और नॉट? आगे देखिए, जैसे कहा गया कि अगर इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, इस रिएक्शन को कभी भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब आप देखिए, जैसे एग्जांपल है, एक क्लोज कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा, लेकिन अगर ये क्लोज कंटेनर में है तो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। फिर देखिए, ये आपके पास वीक एसिड और वीक बेस है, इन दोनों को मिला दो बच्चों, वीक एसिड एंड वीक बेस को, आपको ये सॉल्ट मिला, तो ये भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। उसी तरह से ये वीक बेस है आपके पास और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको मिलाइए सॉल्ट मिलेगा, तो ये भी आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है? अब आप इरिवर्सिबल के लिए देखिए, तो कहा गया रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। इसमें रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट मान लिया जाता है कि सारे रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। जैसे आप ओपन कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पे हीट करिए, आपको कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो चूंकि ओपन कंटेनर है तो CO2 गैस इवॉल्व हो गया कंप्लीटली, तो बचा क्या आपके पास? कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कहां हुआ है? ओपन कंटेनर में। नहीं, तो आप इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप देखिए, ये आपके पास क्या है? बेस, ये क्या है आपके पास? एसिड। इन दोनों को रिएक्शन कराओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, ये भी आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तीसरा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट को अगर आपने HCl से ट्रीट कर दिया तो आपको AgCl का व्हाइट PPT मिलेगा प्लस नाइट्रिक एसिड। अब इस रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि PPT बन गया है आपका AgCl का। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को भी हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन मानते हैं। गेटिंग और नॉट? तो ये दो रिएक्शंस थे बच्चों। एक को आपने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिले और प्रोडक्ट वापस आपको रिएक्टेंट दे दे। ठीक है? और दूसरा रिएक्शन जिसमें आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तो आपने चेंज कर लिया लेकिन प्रोडक्ट वापस आपको रिएक्टेंट नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? नहीं, केमिकल तो आप जानते हैं, इक्विलिब्रियम यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए, नहीं, और जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाए, तो आप उसे क्या कहोगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर बच्चों आपको केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? इट इज द स्टेट ऑफ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन बराबर हो जाए और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट
कांस्टेंट हो जाए, नॉट बराबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बराबर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वो बदले नहीं फॉर टाइम बीइंग, टाइम के पैसे से उनके कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं आए, तो आप समझ लेना कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो इट इज द स्टेट ऑफ रिएक्शन इन विच rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration of reactant and product become constant, is called chemical equilibrium. Getting it or not? जैसे देखो एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है नहीं, तो आपको कहा गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बराबर हो जाएगा जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में, जिस पॉइंट पे, तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट हो गया और इसके के बराबर हो गया, जिसको आगे चल के हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों कि इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं, स्पेशली केमिकल। अगर आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो देखो, ये कंसंट्रेशन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमने ग्राफ ड्रॉ किया है बच्चों। ये आपके पास कंसंट्रेशन है और ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इनिशियली आप देखिए ये जो होगा वो आपका क्या होगा, रिएक्टेंट, ये है आपके पास रिएक्टेंट और ये आपके पास है प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, मान लो कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हो आप, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपको बनाना है प्रोडक्ट। तो इनिशियली रिएक्टेंट आपका ए मोल है तो ये 0 है। तो देखिए मान लो यहां से यहां तक ए है और प्रोडक्ट आपका 0 है। रिएक्शन अब स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कन्वर्जन होगा इनटू प्रोडक्ट। तो एज ए रिजल्ट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आप देखेंगे कि ये डिक्रीज होगा, घटेगा। तो आप देखिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब हमने इस पॉइंट ए पे देखा तो कॉन्सेंट्रेशन ये है, इस पॉइंट पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ये है, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब आपने क्या देखा, बी पॉइंट पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया। फिर आगे चल के देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। भाई आगे देखिए, अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इसके बाद जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, अब आपने क्या देखा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जहां से ये कांस्टेंट हुआ वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो दिस डी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। आप यहां से देख सकते हो, यहां से यहां तक आपका प्रोडक्ट है और ये आपका इतना रिएक्टेंट है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है इस सिचुएशन में, केस 1 में। इफ वी टॉक अबाउट केस 2, फिर से आप देखो बच्चे, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इनिशियली प्रोडक्ट आपका 0 था, रिएक्टेंट मैक्सिमम था। धीरे धीरे रिएक्टेंट के अमाउंट में कमी आई और प्रोडक्ट के अमाउंट बढ़े। तो इस पॉइंट पे देख लीजिए, फिर इस पॉइंट पे देख लीजिए, फिर इस पॉइंट पे और इसके बाद जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो कांस्टेंट हो गए। तो यहां से सारे, यहां से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दैट मींस कि ये वाला पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के आगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज या तब्दीली आप नहीं देख पा रहे हो बच्चों। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बराबर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अगेन फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन में हमने थर्ड केस देखा। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि इस पॉइंट पे आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, फिर इस पॉइंट पे रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और इस पॉइंट पे दोनों हो गया बराबर। नहीं तो इस पॉइंट के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज आपने नहीं देखा। जब आपने कोई चेंज नहीं देखा, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है बच्चों, वो पॉइंट
जहां पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, आप ये नहीं कह सकते कि बराबर हो जाए, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं, और रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए तो आप उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हो। तो हियर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस वन, दैट इज डी। यहां पे अगर आपसे पूछे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, तो आप कहेंगे दोनों का अमाउंट कांस्टेंट है, मतलब यहां पे तो बराबर ही है, यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट यहां भी है, लेकिन इत्तेफाक से ये बराबर हो गया। तो these three graphs actually represent state of equilibrium, नहीं equilibrium points, getting it or not? तो आई होप आप समझ पा रहे हैं उसको। अब आइए, what are the general characteristics of chemical equilibrium? chemical equilibrium के general characteristics क्या क्या होते हैं? What are the general characteristics of chemical equilibrium? तो बच्चों फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें देखिए कहा गया कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो ये इक्विलिब्रियम आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में ही मिलेगा। तो इट इज फाउंड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, मींस इक्विलिब्रियम अगर अटेन होगा तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन में अटेन होगा। दूसरा आपके पास है मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, volume and concentration, density and color remain constant. Measurable properties like temperature, pressure, volume, concentration, density and color remain constant. एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप जानते हो कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा तभी आप इस रिएक्शन को क्या कह सकते हो आप? इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, समझे कि नहीं? उसके बाद है कि इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाय, इक्विलिब्रियम को आप चेंज कर सकते हो टेम्परेचर से, प्रेशर से, वॉल्यूम से, कॉन्सेंट्रेशन से, इवन बाय एडिंग इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के एडिशन से भी आप इनको चेंज कर सकते हो। तो इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाय टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। तो ये था आपका 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, रिएक्टेंट लेकर प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट लेकर रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हो, या आइदर साइड से इक्विलिब्रियम रिएक्शन को प्रोसीड किया जा सकता है। अब आइए, एक नया कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है जो मोस्टली आप देखेंगे, एक्टिव मास, है ना। तो एक्टिव मास जैसे कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी एंड प्रेशर होता है, नहीं तो एक्टिव मास हो गया मोल पर लीटर। जैसे मोलरिटी को ऑलमोस्ट हम मोलरिटी को ही एक्टिव मास कहेंगे। तो ये वॉल्यूम मोल्स बाय वॉल्यूम होगा बच्चों। गैसेस के केस में इसको आप पार्शियल प्रेशर बोलोगे। अगर ये गैसेस हैं तो आप इसे क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड अगर आपके पास है तो उसको इक्वल टू 1 मान लीजिए। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड इक्वल टू 1 होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी और प्रेशर, तो एक्टिव मास इक्वल टू मोल पर लीटर N/V। तो गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर लेंगे, ठीक है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में नहीं। और सॉलिड अगर आपके पास सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उस केस में आप एक्टिव मास की वैल्यू को 1 पुट कर देना बच्चे। अब आइए, इस पे बेस्ड एक सवाल आपसे पूछा गया है, बहुत छोटा सा है, कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन 2 लीटर फ्लास्क। आपने क्या किया बच्चों? 2 लीटर का एक फ्लास्क लिया, उसमें आपने प्लेस किया 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2 लीटर फ्लास्क। तो फाइंड एक्टिव मास ऑफ ईच गैस। तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है बच्चों। आप जानते हो मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो हीलियम का मोलिकुलर वेट 4 है, वेट कितना 4 है, तो 4/4/2 दैट इज 0.5 मोल पर लीटर। फॉर नाइट्रोजन वेट गिवन है 5.6 को 28 से डिवाइड कर दीजिए और अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना 56
5.6 अपॉन 28 और बाई 2 भी तो करना है, तो ये आ गया आपका क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो 0.1 आया ना, ये 0.1 है, 0.1 मोल पर लीटर। CO2 देखिए 44 अपॉन 44 1 बाई 2 दैट इज 0.5 मोल पर लीटर। तो ये आ गया एक्टिव मास ऑफ हीलियम, एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्टिव मास ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को दो साइंटिस्ट, एक का नाम था गलबर्ग और दूसरे का नाम था वेज, ये दोनों ही नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे और नेपोलियन बोनाफाइड के साइंटिफिक एडवाइजर थे, नहीं, जिन्होंने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया बच्चों, जिसे आप लॉ ऑफ मास एक्शन या आप इसे सिंपली लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active masses of reactant raised to the power stoichiometric coefficient, है ना, raised to the power stoichiometric coefficient means reactant में अगर दो कंपोनेंट है या तीन कंपोनेंट है, तीनों का एक्टिव मास को आप प्रोडक्ट करिए और उनका जो भी रिस्पेक्टिव स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उनका पावर कर दीजिए, ये आपको रेट बता देगा। जैसे देखिए A प्लस बी गिव C प्लस डी, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने लिखा है बच्चों है, नहीं, जिसमें A प्लस बी आपका रिएक्टेंट है और C प्लस डी प्रोडक्ट है। तो अगर आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करोगे तो रिएक्शन कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। तो ये आपके पास रिएक्टेंट और ये भी रिएक्टेंट है, इनका एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट लिखते हो आप, दैट इज मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर, दोनों का प्रोडक्ट हुआ। अब अगर आप बैकवर्ड आते हो तो ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट हो गया, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of C एंड concentration of D, नहीं, तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हुआ। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है KB कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। जैसा कि आप जानते हो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर होता है, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो KF अपॉन KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू B, दैट इज इक्वल टू KC। अब ये जो KC आया इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास या इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो Kc इक्वल टू क्या हो गया, Kc हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर होल रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को आप ऊपर रखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप नीचे रखना, और इक्विलिब्रियम पे अगर आप सारे कंस्टिट्यूएंट के एक्टिव मास को जानते हो तो इनकी वैल्यू पुट करके आप Kc फाइंड कर सकते हो। तो देखिए यहां से अब एक और हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने लिखा बच्चों, A, B, B, C and D. Here small a, small b, small c and small d are stoichiometric coefficient। तो यहां पे जब आप Kc लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैंने कहा था प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर C, D का पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A हो गया और B का पावर भी B हो गया बच्चे, नहीं। तो यहां से आपने निकाल लिया क्या, व्हाट, Kc। तो Kc क्या है, द रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है, नहीं। Kc को कहते क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ V एट इक्विलिब्रियम पता हो तो आप Kc फाइंड कर सकते हो। Kc के बारे में ये कहा गया कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है। Kc को कोई भी फैक्टर, ना ही प्रेशर, ना ही वॉल्यूम, ना ही कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, कोई चेंज नहीं कर पाएगा सिवाय टेम्परेचर के। तो ये Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स
ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अलावा ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है बच्चों, नहीं। अब आइए, अगर मान लो आपके पास गैसेस कंस्टिट्यूएंट हैं, गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, तो वहां आप केपी निकाल सकते हो और उस गैसेस के लिए केसी भी निकाल सकते हो, है ना। तो केसी गैसेस और एक्वस लिक्विड दोनों के लिए वैलिड होगा, जबकि केपी इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस कंस्टिट्यूएंट। तो मान लीजिए ये गैसेस फॉर्म में है, ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है और डी गैस है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा पार्शियल प्रेशर में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। तो ये क्या लगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आई होप केसी और केपी आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। केपी कब यूज करेंगे, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपका गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट हो। केसी कब यूज करेंगे, जब लिक्विड एंड गैस दोनों भी हो सकता है, या तो लिक्विड हो या गैस हो या दोनों हो, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। गेटिंग इट और नॉट। अब आपको अगर बताना हो केपी एंड केसी में रिलेशन, तो कैसे बताओगे? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो देखो बच्चों, जो केपी होता है, केपी इक्वल टू केसी आर टी का पावर डेल्टा एन जी, ये रिलेशन होता है ना। आर आप जानते हो, टी आप जानते हो। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नहीं, आर आपके पास है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट मान लीजिए। टी आप जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बच्चों। मेन ये है कि डेल्टा एन जी क्या है, तो डेल्टा एन जी है बच्चों सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, रिएक्टेंट। ये आपको डेल्टा एन जी बताएगा। मान लीजिए ये एक इक्वेशन है आपके पास, 2HI gives I2 and H2, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन के लिए केपी और केसी में रिलेशन बताइए, तो पहले आपको डेल्टा एन जी फाइंड करना होगा प्यारे बच्चों। तो आप देखिए 1 + 1 2 - 2 इक्वल टू व्हाट, 0। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब आप आइए, ये रिलेशन है केपी इक्वल टू केसी आर टी का पावर 0 कर दोगे तो ये होल टर्म 1 आ जाएगा। तो फॉर दिस रिएक्शन आप कह सकते हो केपी और केसी दोनों बराबर है। गेटिंग इट और नॉट? आई होप आप समझ पा रहे हैं बच्चों। नहीं, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो इन दैट केस केपी और केसी दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आज हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हो, जिन्हें इंट्रोड्यूस किसने किया, गिलबर्ग और वेज ने। ये दोनों नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के साइंटिफिक एडवाइजर भी थे। उन्होंने कहा कि जब आप कोई रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उनके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के सम के बराबर प्रोडक्ट के बराबर होता है, और जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उनका पावर हो जाएगा। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट क्लास में इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे और मैं आपको इनके बीच जो रिलेशन एस्टैब्लिश करके बताऊंगा कि क्यों केपी इक्वल टू केसी आर टी का पावर डेल्टा एन जी होते हैं, और डिफरेंट केसेस में इस पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसको जरा आप एक बार 2 बार देख लीजिए और अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।